हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑन द पॉइंट ऑफ बोर्ड्स आल्सो, बोर्ड्स के पॉइंट से और व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट अगर आपको आगे जाके प्लस 2 में साइंसेस लेनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले अरे आपके दिमाग में एक बड़ा पॉइंट आ रहा होगा, सिर्फ कार्बन ही क्यों? कि सिर्फ कार्बन ही क्यों? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में की बात करूं, अपने साइंसेस की बात करूंगा, तो साइंसेस में देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो उन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, वाइल हम लोग कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो कार्बन की क्या एक कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, या फिर कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इसमें मेन चीज है ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन की एक वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब इसकी एक डिफरेंट नेचर होने की वजह से ये बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, जिसकी वजह से हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। कार्बन को इतना तवज्जो देते हैं हम लोग, ठीक है जी। कार्बन एटम को इतना ज्यादा तवज्जो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बेसिकली ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म कर सकता है। अगर हम लोग बात करें एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है कार्बन। अभी ये ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म कर सकता है सर? अभी इसमें क्या डिफरेंट चीज है जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है? पहले ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस कर देता हूं। कहने का मतलब कुछ कार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का मास नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन में, तो कार्बन कार्बन की बात करेंगे। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मींस इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर मैं बोलूं न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन्स भी हमारे पास 6 होते हैं। कार्बन में हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। कार्बन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। मतलब इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सभी 6 होते हैं, जिसके कारण इसका जो मास नंबर हो जाता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मैं ऐड करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 6 हैं, और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, तो इसका मास नंबर 12 हो जाता है बच्चों। अगर मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस तो होता ही है। न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीजें पड़ी होती हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास इसमें प्रोटॉन्स भी पड़े होते हैं, इसके न्यूट्रॉन्स भी पड़े होते हैं। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, इसमें इसके जो फर्स्ट शेल है, इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है जी, जैसे कि रूल होता है। और सेकंड शेल में बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेकंड शेल में बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेकंड शेल में पाए जाते हैं। मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन की अगर बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होती है वो 2,4 बन जाती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2,4 है। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चे? 4 हैं। जिसका मतलब जो इसकी वैलेंसी है, इसकी जो वैलेंसी होगी हमारे पास, इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। इसी कारण इसको हम लोग
कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से ही हम लोग उसको टेट्रावेलेंट एटम बोल देते हैं। इसमें टेट्रावेलेंट एटम, इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, जिसकी वजह से हम इसको टेट्रावेलेंट एटम बोल देते हैं। इट इज टेट्रावेलेंट एटम। तो अभी ये टेट्रावेलेंट एटम है, ठीक है जी, इसकी वैलेंसी 4 है कार्बन की। तो अभी इसकी टेट्रावेलेंसी, इसकी वर्सेटाइल नेचर का मेन कारण ही इसकी टेट्रावेलेंसी है। वर्सेटाइल नेचर या फिर डिफरेंट नेचर जो कार्बन की है, ऐसी नेचर जो इसको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए यूज होती है, वो जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास क्या है बेसिकली, एक तो टेट्रावेलेंसी है, ठीक है जी, और दूसरा एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन में, कैटिनेशन। मतलब इसकी वर्सेटाइल नेचर के लिए, अगर मैं कार्बन की वर्सेटाइल नेचर की बात करूं, तो वर्सेटाइल नेचर में तो वैसे तो इसमें वर्सेटाइल नेचर में 4 चीजें मेन होती हैं, उसमें से भी अगर मैं देखूं 2 ही चीजें मेन है, तो 4 चीजों की बात तो हम लोग कर ही लेंगे बाद में। पहले मैं 2 चीजों की बात करता हूं। पहली चीज है कैटिनेशन। एक है इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी है। टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी पहली मैं बात कर लेता हूं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की। अगर मैं कैटिनेशन की बात करूं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, जो लॉन्ग और ब्रांच्ड चेन्स इनफैक्ट, ठीक है ना, जो ब्रांच्ड चेन बेसिकली कार्बन बना सकता है ना, उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में बात करूंगा, तो कार्बन की बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ के, मतलब इस पे फर्दर भी ये आपस में कुछ इस तरीके से चेन्स बना सकते हैं। बहुत सारे कार्बन, बहुत लॉन्ग की लॉन्ग चेन्स कार्बन की जुड़ सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बना के बताया है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कार्बन की बेसिकली हम लोग कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं कार्बन की वर्सेटाइल नेचर की बात करूं, तो वर्सेटाइल नेचर में एक तो प्रॉपर्टी होगी कैटिनेशन की, तो दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी इसकी वर्सेटाइल नेचर को किस तरीके से वो कर रही है। अभी इसमें क्या है, अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 4 है। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, हर एटम को स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आना पड़ता है। मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो कार्बन के तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए बेसिकली कार्बन को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो लेने पड़ेंगे, या उसको 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। या तो वो उसको लूज करना पड़ेगा, या तो उसको गेन करना पड़ेगा। तो अभी होता क्या है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, लूज करता है, तो इतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी नहीं होती कार्बन एटम के पास। मतलब कि जैसे अभी इसको पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसको साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। फिर 2 को लूज कर ला, डबल एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। 3 को लूज करेगा तो ट्रिपल एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। 4 को लूज करेगा तो 4 गुना एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और इतनी एनर्जी कार्बन एटम के पास नहीं होती कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके, ठीक है जी। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती इतनी, ठीक है जी। इतनी एनर्जी उसके पास नहीं हो सकती, ठीक है जी। अभी इसमें क्या चीज होती है, अभी एक तो ये चीज होगी, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। दूसरी बात, अगर मैं बेसिकली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 में से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, तो उसके पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे। अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बाकी रहेंगे,
और कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ना ही 6 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकेले हैंडल कर सकते हैं, चार्ज इनबैलेंस हो जाएगा, चार्ज सही तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगा। 6 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर वो गेन कर लेता है, इसमें अगर लूज करेगा तो C+4 बनाता, अगर लूज गेन गेन करता तो C-4 बनाता। अगर C-4 बनाता मतलब कि गेन कर लेता 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता, तो जो 6 प्रोटॉन्स होते, लेकिन 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करने के तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। मतलब इतने कम प्रोटॉन्स, इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाएंगे। ना ही तो वो लूज कर सकता है, लूज करने के लिए उसको एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी उतनी इसके पास नहीं है। अगर वो गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन्स भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ना ही तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अरे सर, फिर इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? अरे इसकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दैट विल बी ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ये कुछ नहीं कर पाता, मतलब कि ना ही ये लूज कर पाता है, ना ही ये गेन कर पाता, तो इसने क्या करा भाई, मैं ना तो मैं लूज कर पाऊंगा, ना ही मैं गेन कर पाऊंगा, तो भाई मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता हूं। अरे शेयर कैसे होएगा? अभी अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराना है, शेयर कराना किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब क्या है शेयर कराने का, आपको डिस्कस कर देता हूं मैं, शेयर किस तरीके से होएगा। सपोज शेयरिंग में सबसे पहले मैं एक कार्बन के ही कंपाउंड की एग्जांपल ले लेता हूं, CO2 की। अगर हम लोग CO2 की बात करेंगे तो CO2 किस तरीके से बना है? CO2 सर कार्बन है तो इस पे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ले भाई, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, बिल्कुल सर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है मतलब कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, 8 होने के कारण मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 और 6, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भाई 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने डॉट से जो रिप्रेजेंट करा है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ इस तरीके से मैंने ऑक्सीजन के भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो अभी क्या हुआ, अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करके अभी चेक करो जरा, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी सर 8 पूरे हो गए। अभी इस तरफ देखूंगा, इस तरफ भी ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, जी सर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए हैं। अगर मैं इस तरफ देखूंगा, इस तरफ देखेंगे तो भाई कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी सर 8 पूरे हो गए हैं। तो इस तरीके से कार्बन बेसिकली एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। वो ना ही तो गेन करता है, ना ही वो लूज करता है। और जो ये बॉन्ड्स इसमें फॉर्म करता है, हमने एक बात तो हमें पता है, एक बात हमें पता है कि जब हम लोग गेन या फिर लूज करते हैं तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब शेयर करते हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है जी। तो बच्चों इससे पहले कि मैं आपसे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपसे दो चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। दुनिया में अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें या फिर केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की बात करें, तो केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से कंपाउंड्स को मेनली दो तरीके में के कंपाउंड्स में क्लासिफाई करा गया है। एक ऐसे टाइप्स के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है, मतलब कार्बन इज प्रेजेंट, और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जिनमें कार्बन की प्रेजेंस नहीं होती, मतलब कार्बन एब्सेंट होता है, मतलब या फिर यूं कहें दे डू नॉट कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाता है
तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एब्सेंट रहता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कार्बन हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की प्रेजेंस नहीं होती, जैसे H2 हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसे कंपाउंड जिनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की प्रेजेंस नहीं होती। तो और इनफैक्ट अगर मैं कार्बन की बात करूंगा, कार्बन जनरली मैंने आपको अभी बताया, जो कार्बन होएगा जनरली वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जनरली वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है। अभी सर कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हो, मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूं। आयनिक बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग आयंस को शेयर करते हैं, मतलब आयंस को कंबाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता हूं, दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, याद रखना। बॉन्ड्स दो तरीके के होते हैं। एक तो बॉन्ड्स जो हमारे पास डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन्स या फिर गेन करने से गेन, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से बनते हैं। और ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो जो कार्बन बेसिकली कार्बन फॉर्म करता है और जो शेयरिंग से बनते हैं। एक या तो शेयरिंग से बनेंगे, एक या फिर गेन और लूज से बनेंगे। जो तो हमारे पास गेन और लूज से बनेंगे वो हमारे पास होंगे आयनिक बॉन्ड्स, उनको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो मैग्नीशियम का, अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम में +2 और क्लोरीन का जो ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये शेयरिंग करके हमारे पास बन जाता है MgCl2। लेकिन अगर मैं शेयरिंग की बात करूं, शेयरिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और हमारे पास यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स बनते हैं? दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। बहुत सारी चीजों में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करूंगा तो CO2, CH4, C2H6, C2H4 एंड सो ऑन। बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, या फिर बिना कार्बन के कंपाउंड्स भी बहुत सारे हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या फिर यूं कहें हम लोग आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या फिर यूं कह लो कि बेसिकली वो गिव एंड टेक, लूज करने से या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से फॉर्म होते हैं। तो अगर मैं बात करूं शेयरिंग की, शेयरिंग में बहुत आपको मैंने अभी बताया कोवेलेंट बॉन्ड अभी कैसे बनता है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे हमेशा बनेगा दो इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि अभी मैंने कार्बन का CO2 का स्ट्रक्चर बनाया था, तो CO2 का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा बना लेते हैं। CO2 का ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे। फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे, क्योंकि दो ऑक्सीजन थे। ये अभी ये कंबाइन करके ये शेयर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे दो ने दो के साथ शेयर कर लिया, और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पे भी दो ने दो के साथ क्या कर लिया? शेयर कर लिया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और फर्दर हमारे पास यहाँ पे भी कार्बन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अभी जो ये एक और एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसने हमारे पास एक बॉन्ड बनाया। अभी ये एक और एक इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ, इसने एक बॉन्ड बनाया। ये एक और एक कंबाइन करा, इसने एक बॉन्ड बनाया। ये एक और एक कंबाइन करा, इसने एक बॉन्ड बनाया। मतलब यहाँ पे आया कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड O। और जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को ही हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है जी। जैसे अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब लेकिन एक दिस वन, एक इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है, इसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरीके से अगर मैं H2 का एग्जांपल ले लूं आपके पास, अगर सपोज मैं H2 का एग्जांपल ले लेता हूं, H2 के एग्जांपल में क्या होएगा? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में दो पूरे हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में दो पूरे हो गए, मतलब कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक कोवेलेंट बॉन्ड आया, सिंगल के कोवेलेंट बॉन्ड।
अगर मैं बात कर लेता हूँ नाइट CH4 की, CH4, अभी CH4 किस तरीके से बनेगा? ये कार्बन आ गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जी सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 पूरे हो गए, शेयरिंग से इधर भी 2 पूरे हो गए, शेयरिंग से इधर भी 2 पूरे हो गए, शेयरिंग से इधर भी 2 पूरे हो गए। लेकिन जो कार्बन है इसके कितने पूरे होने थे? 8 होने थे। तो अभी आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के 8 पूरे हो गए। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे? इस तरीके से, मतलब कि कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल से हम लोग इन कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में ही आगे पढ़ेंगे, या फिर कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग भी हम लोगों ने करना है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन्स के साथ ज्वाइन करके देखेंगे, कार्बन की चेन्स लॉन्ग से लॉन्ग बना के देखेंगे।